बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सैयद शुजात शाहिद। आज बेटा चैप्टर नंबर 19 एटॉमिक स्पेक्ट्रा का सेकंड आर्टिकल है जिसका नाम है बोहर एटॉमिक मॉडल। आज का आर्टिकल बेटा प्रीवियस आर्टिकल के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली इजी है क्योंकि आज के लेक्चर में या आज के आर्टिकल में हम ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व करने वाले हैं और आपको पता है जब मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो जाए तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पहले से ज़्यादा आसान हो जाता है। सो बेटा पहले मैं आपको ये बताऊं आज के लेक्चर में हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होंगे, हमने कौन सी नई बातों को अंडरस्टैंड करना है। तो नंबर 1 हम आपको बताएंगे व्हाट इज द बैकग्राउंड और व्हाट इज द कॉज ऑफ द बोहर एटॉमिक मॉडल। यानी मैं आज आपको पहले नंबर पे ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव बताऊंगा बोहर के एटॉमिक मॉडल को लाने में किस चीज का रोल था, आखिर क्या फेलियर हुए थे कि जिसको ओवरकम करने के लिए बोहर के एटॉमिक मॉडल को लाया गया। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जब वो चीजें ओवरकम होंगी उसके बाद हम बोहर के एटॉमिक मॉडल की कुछ फीचर्स को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे और एट द एंड ऑफ द लेक्चर हमारा मैथमेटिकल पोर्शन यह आएगा कि बोहर के एटॉमिक मॉडल को यूज करके हाइड्रोजन एटम के अंदर मैं एनर्जी और वेलोसिटी को क्वांटाइज कैसे करवाऊंगा। स्टूडेंट्स एक बात को नोटिस कीजिएगा, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया इस चैप्टर में हमारा मेन कंसर्न रहेगा रिगार्डिंग द क्वांटाइजेशन और मैं आपको यह भी बता चुका हूं क्वांटाइजेशन इज द बेसिक ऑफ दिस होल चैप्टर। जब तक आपको क्वांटाइजेशन के बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं होगी आप आगे नहीं चल सकेंगे। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था हमारे पास दुनिया की कोई भी क्वांटिटी है, हर क्वांटिटी को क्वांटम मैकेनिक्स के रूल के मुताबिक क्वांटाइज होना पड़ेगा या डिसकंटीन्यूअस होना पड़ेगा या डिस्क्रीट होना पड़ेगा या डिफरेंट वैल्यूज के अंदर एग्जिस्ट करना पड़ेगा। तो आज इस चीज को मैं मैथमेटिकली आपके सामने प्रूफ करवा दूंगा, साबित करवा दूंगा। तो एक्चुअल में मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं आज के लेक्चर में मैं रेडियस भी क्वांटाइज करवाऊंगा, एनर्जी भी क्वांटाइज करवाऊंगा और वेलोसिटी को भी क्वांटाइज करवाया जाएगा। अगर इन तीनों चारों चीजों को हम मैथमेटिकली क्वांटाइज करवाने में कामयाब हो जाएं तो हम इस बात को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे कि क्वांटाइजेशन एक्चुअल में क्या चीज होती है। नाउ स्टूडेंट्स कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, मैंने हाइडिंग बना के आपके सामने लिखी कॉज। यहां पर कॉज का मतलब है मैं आपको ना बोहर एटॉमिक मॉडल का बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि क्या आखिर क्या जरूरत पेश आई, क्या वजूहात बनी कि आपको उससे पहले वाले मॉडल को अवॉइड करके आपको बोहर के एटॉमिक मॉडल की तरफ लाना पड़ा। तो सबसे पहली बात मैं आपको यह बताता हूं 1909 में एक मॉडल था रदरफोर्ड मॉडल। मैं आपको यह चीज मेंशन करना चाहता हूं रदरफोर्ड मॉडल में दो बातें ऐसे थीं जो मुकम्मल तौर पे जस्टिफाइबल नहीं थीं। कौन कौन सी? नंबर 1 स्टूडेंट गौर से देखें, मैंने पहले पॉइंट पे लिखा रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ये जैसे जैसे अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करता रहेगा तो ग्रेजुअली ये अपनी एनर्जी क्या करेगा? लूज। एनर्जी लूज होती जाएगी, रेडिएट होती जाएगी और आखिरकार इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर आकर गिर जाएगा। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज या रेडिएट करने के बाद जब न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा उस सूरत में इलेक्ट्रॉन का जो बनने वाला स्पेक्ट्रम है एनर्जी का, दैट विल बी द कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये वो बातें थी जिनको जस्टिफाई नहीं करवाया गया था और यही दोनों पॉइंट वजह बने थे बोहर एटॉमिक मॉडल को लाने में। तो 1909 के 4 इयर्स आफ्टर 1913 में नील बोहर अपना एक मॉडल लेकर आया दुनिया के सामने। नील बोहर ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में इन दोनों बातों को जस्टिफाई करने के लिए अपने मॉडल को प्रेजेंट किया। तो आज हम नील बोहर के एटॉमिक मॉडल को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं और बोहर के एटॉमिक मॉडल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी फीचर्स हैं और इसको किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके कौन कौन से 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको जरा भी देख लेते हैं। बेटा पहली तो आप बात क्लियर कर लें, 1913 का जो जमाना है ये वो जमाना था जिसमें क्लासिकल मैकेनिक्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी
और क्वांटम मैकेनिक्स की एवोल्यूशन का जमाना था। बट मैं आपको बताऊंगा, नील बोहर ने क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों के व्यूज का इस्तेमाल करके अपने मॉडल को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करवाया। अब उसको रिप्रेजेंट करवाने में कौन कौन से पॉइंट्स हैं उसको बेटा वन बाई वन करके देखते हैं। स्टूडेंट्स, पहले पॉइंट को गौर से देखें। बोहर के एटॉमिक मॉडल की सबसे बुनियादी बात एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ओके, अब सबसे पहले हम इस बात को जस्टिफाई करते हैं। बोहर के एटॉमिक मॉडल में जब हाइड्रोजन को डिस्कस किया जाए तो हाइड्रोजन के केस में स्टेशनरी ऑर्बिट का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो जैसे जैसे रेवोल्यूशन होती जा रही है वो लगातार कॉन्टिन्यूस वे में अपनी एनर्जी लूज करता जा रहा है। बोहर ने इस पॉइंट को करेक्ट करने के लिए अपना पहला लॉ बनाया, पहला पॉइंट बनाया। इस लॉ के मुताबिक जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता रहेगा उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन ना अपनी एनर्जी लूज करेगा ना अपनी एनर्जी गेन करेगा, बल्कि इसकी एनर्जी रहेगी कांस्टेंट। तो याद रखें, हर वो ऑर्बिट या हर वो शेल अराउंड द न्यूक्लियस जहां पर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को ना लूज करे ना गेन करे, यानी उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहे, तो ऐसे कहे जाने वाले ऑर्बिट्स या शेल को स्टेशनरी ऑर्बिट या स्टेशनरी शेल का नाम दिया जाता है। पॉइंट नंबर सेकंड, क्वांटाइजेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट के अंदर नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर किसी भी ऑर्बिट के अंदर उसी सूरत में हो सकते हैं जिन ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज हो जाए। जिन ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज नहीं होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। एक एग्जांपल आपके सामने कोट करते हैं, लिसन। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, उस फार्मूले को मैं थोड़ा जस्टिफाई करता हूं। यह फार्मूला, इसका नाम है MVR इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई। यह फार्मूला होपफुली आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। स्टूडेंट्स, गौर से देखें, आप अगर थोड़ा सा गौर करेंगे, जो MVR है ना, ये फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं। दिस इज इनफैक्ट द एंगुलर मोमेंटम L, और अगर नॉट लगा दें, नॉट लगाने का मतलब है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो मैं आपको यह पॉइंट बताना चाह रहा हूं, बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक जिस पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इस रूल को फॉलो करेगा, यानी इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम अगर आपका क्वांटाइज हो गया तो उस सूरत में कहा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट के अंदर रहेंगे। जिन पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोमेंटम इस रिलेशन को फॉलो नहीं करेगा वहां पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होंगे। H स्टैंड फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट, N स्टैंड फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड 2 पाई इज अ कांस्टेंट, और MVR एक्चुअल में एंगुलर मोमेंटम का नाम है। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट है आपके सामने, एग्जिस्टेंस ऑफ द कांस्टेंट एनर्जी। ये तो वही वाली बात है जो मैंने पॉइंट नंबर 1 में आपको बताई। याद रखें, जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता रहेगा तो ना उसकी एनर्जी लूज होगी ना उसकी एनर्जी गेन होगी, उसकी एनर्जी रहेगी कांस्टेंट। और पॉइंट नंबर 4 के मुताबिक इलेक्ट्रॉन एक ही सूरत में एनर्जी रेडिएट कर सकता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से अपने आप को किसी भी लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर लेकर आए। हायर एनर्जी स्टेट मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था बेटा, nth एनर्जी स्टेट को हायर एनर्जी स्टेट और pth एनर्जी स्टेट को लोअर एनर्जी स्टेट कहते हैं। तो पता लगा इलेक्ट्रॉन उसी सूरत में एनर्जी एमिट कर सकता है, लूज कर सकता है या रेडिएट कर सकता है जब वो nth एनर्जी स्टेट यानी हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट यानी pth एनर्जी स्टेट की तरफ आए। तो उस सूरत में दो कंसेक्टिव एनर्जी लेवल के दरमियान जितना एनर्जी डिफरेंस होगा एग्जैक्टली उतने एनर्जी डिफरेंस के इक्वल आपका फोटॉन एमिट हो जाएगा एनर्जी को एमिट करवाने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसी आर्टिकल में अगला पोर्शन है क्वांटाइज्ड रेडियाई। देखिए, मैं आपको लास्ट लेक्चर में क्वांटाइजेशन के बारे में वर्बली कहता रहा, आपको जबानी कलामी बताता रहा। आज हम क्वांटाइजेशन को डिटेल से डिस्कस करते हैं ऑन द मैथमेटिकल बेसिस। आप इस चीज को मैथमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपके लिए चीज बड़ी आसान हो जाएगी। तो बेटा मैंने स्टेप्स पहले से लिख दिए।
इन स्टेप्स को वन बाय वन करके अंडरस्टैंड करते हैं और आपके लिए बड़ी आसानी होगी इसमें। स्टूडेंट्स, क्वांटाइज रेडियाई, नाम से पता लग रहा है कि बोहर के एटॉमिक मॉडल का इस्तेमाल करके हम हाइड्रोजन एटम के अंदर जितने भी शेल्स हैं, ये जितने भी ऑर्बिट्स हैं, उनके रेडियाई को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू असाइन करवाने वाले हैं। मैंने आपको रिपीटेडली बोला बेटा, अगर कोई चीज अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू में एग्जिस्ट करवाए तो उसी को क्वांटाइज होना या डिस्क्रीट होना या डिफरेंट होना या डिसकंटीन्यूअस होने का नाम दिया जाता है। तो आज इस बात को मैथमेटिकली आपके सामने वेरीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले फिगर को गौर से देखें। हमने यहां पर हाइड्रोजन को डिस्कस किया कि हाइड्रोजन का केस है, हाइड्रोजन के फर्स्ट आइसोटोप, यानी हम प्रोटियम की बात कर रहे हैं। प्रोटियम के केस में एक प्रोटॉन है और आउटसाइड एक इलेक्ट्रॉन है। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कुलर पाथ, और आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन या कोई भी बॉडी जब भी सर्कुलर पाथ पे मूव करे तो सर्कुलर पाथ में किसी भी बॉडी के वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल होती है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की डायरेक्शन को अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल बनाया। Vn का मतलब है nth वेलोसिटी विच इज डायरेक्टेड टेंजेंट टू द सर्कल। R इज द रेडियस, लेकिन क्वांटाइजेशन के रूल के लिए मैंने रेडियस और V के साथ डेजिग्नेशन में n लगा दिया। तो कोई पर्सन आपसे पूछे कि V और R के साथ n क्यों लगाया जाता है, तो आपका जवाब होगा ड्यू टू क्वांटाइजेशन रूल। बिकॉज अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताने वाला हूं, जब तक आप V और R के साथ n नहीं लगाएंगे तो n ना लगाने से आप चीजों को वेरी कैसे करवाएंगे। क्वांटम मैकेनिक्स के रूल के मुताबिक n को लाजमी तौर पे वेरी करना होगा, बिकॉज n के अंदर वेरिएशन आएगी तो आप किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी के अंदर वेरिएशन पॉसिबल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, गौर से देखें, न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव। नोट करें, मैंने यहां पर यह मेंशन किया जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिकल फोर्स की है एग्जैक्टली वही डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स की है। आखिर ऐसा क्यों है? बिकॉज दोनों चार्जेस के दरमियान जो एग्जिस्ट करने वाली इलेक्ट्रिकल फोर्स है, उस इलेक्ट्रिकल फोर्स ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करवा दिया। याद रखें, जब दो डिफरेंट चीजें रोल एक दूसरे का रोल प्ले करें, इसका मतलब होता है दोनों में इक्वेलिटी आ जाया करती है। तभी मैंने दिखा आपके सामने लिखा कि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल कर दिया। स्टूडेंट्स, पहले ऊपर वाली चीजों को देखते हैं। दिस इज द ओरिजिनल फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिकल फोर्स, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। मैंने इसको Q1 कह लिया, इसको Q2 कह लिया, आप इसको Q1 इसको Q2 भी कह सकते हैं। तो और आपको पता है जितना चार्ज इधर है उतना ही चार्ज इधर है, तो इधर भी प्लस ई और इधर भी प्लस ई, बिकॉज ये दोनों चार्जेस पोलैरिटी वाइज तो डिफरेंट है लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो इधर मैंने मैग्नीट्यूड को पुट किया और ये फार्मूला बनाया, और मैंने यहां फार्मूले में R के साथ n लगा दिया फॉर द रूल ऑफ क्वांटाइजेशन। तो आपका इक्वेशन नंबर ए में फार्मूला बनेगा इलेक्ट्रिकल फोर्स का K E स्क्वायर डिवाइडेड बाय R n का स्क्वायर। सो दिस इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल फोर्स। मुझे बताएं, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगी, जिसकी वजह से आपका फार्मूला मॉडिफाई होने के बाद ऐसे बनेगा। और क्वांटाइजेशन के रूल की वजह से मैंने V के साथ और R के साथ n लगा दिया ताकि चीजों को वेरी करवाया जा सके। स्टूडेंट्स, गौर से देखें, जैसा कि मैंने आपके सामने पहले भी बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगी। रोल प्ले करने का मतलब है मैंने दोनों चीजों को इक्वल करवा दिया। अब स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों की वैल्यूज मैंने कैलकुलेट की हुई हैं। इन दोनों वैल्यूज को उठाकर इधर और इधर पुट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जरा गौर से देखें, ये मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू पुट की, इसकी वैल्यू पुट की। देख सकते हैं बेटा, ये Rn स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो हमारे सामने फार्मूला आएगा mvn स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय Rn। स्टूडेंट्स, ये फार्मूला भी आपने थोड़ी देर पहले देखा। mvr क्या चीज है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाय 2 पाई। इट मींस, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये फार्मूला एक्चुअल में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन को डिस्क्राइब किया करता है। क्वांटाइजेशन की रूल की वजह से मैंने इस फार्मूले को ऐसे मॉडिफाई किया कि मैंने V के साथ भी n और R के साथ भी n लगाया। स्टूडेंट, हम एक काम करते हैं, इस फार्मूले से मैं Vn की वैल्यू निकालता हूं। Vn स्टैंड फॉर nth वेलोसिटी। ये मैंने Vn की वैल्यू निकाली और बाद में मैंने Vn का स्क्वायर कर दिया। ये आपके सामने Vn का स्क्वायर करने के बाद मैं इस Vn की वैल्यू को इधर इंसर्ट करना चाहता हूं इक्वेशन C के अंदर। तो मैंने लिख दिया पुटिंग द वैल्यू ऑफ द Vn स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर C।
तो बेटा इस वाली वैल्यू को मैं यहां पर पुट करूंगा एट दिस पर्टिकुलर प्लेस। तो यहां पर पुट करेंगे तो बेटा ये मैंने पुटिंग की आपके सामने। जैसे ही वी एन स्केयर की वैल्यू पुट हुई तो आर एन स्केयर को कैंसिल कर देगा और ये मैस स्केयर को कैंसिल करेगा। इसके बाद हम ऊपर वाले स्टेप की तरफ आते हैं तो हमारा फार्मूला ये आ जाएगा। तो क्योंकि मैं रेडियस को कैलकुलेट करवाना चाहता हूं तो मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की वजह से आर एन को उठाकर इधर ले गया और इस वाली टर्म को उठाकर हम इधर ले आएंगे। तो आपका रिक्वायर्ड फार्मूला बनेगा आर एन इज इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर 4 पाई स्केयर एम के ई का स्केयर। ये आपने इक्वेशन नंबर डी के अंदर nth ऑर्बिट की रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करवाई। यहां पर बेटा आपको मेंशन करवाना पड़ेगा, मैंने फार्मूले को ऐसे लिखा वेयर इस फार्मूले में एच स्केयर डिवाइडेड बाय 4 पाई एम के ई स्केयर, इसकी बेटा वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। ये वैल्यू आपके सामने आएगी 0.053 नैनोमीटर। तो स्टूडेंट्स अगर ये पूरी की पूरी चीज 0.053 नैनोमीटर के बराबर है तो ये वैल्यू मैं इस जगह पर इंसर्ट करवा सकता हूं। तो इसका मतलब है इक्वेशन नंबर डी के अंदर क्या मॉडिफिकेशन बनेगी, मैंने एन स्केयर अपनी जगह पे एज इट इज है और एच स्केयर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्केयर एम के ई स्केयर की जगह मैंने 0.053 नैनोमीटर पुट कर दिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन ई आ गई। स्टूडेंट्स अगर मैं n को 1 पुट करता हूं तो डेफिनेटली इधर भी 1 आएगा तो 1 का स्केयर हो जाएगा, इधर भी 1। n को 1 पुट करेंगे तो इधर भी 1 आ गया तो r1 की वैल्यू बनेगी 0.053 नैनोमीटर। अब नोटिस कीजिएगा बेटा 0.053 नैनोमीटर r1 के इक्वल है। तो ये चीज मुझे बताएं ये नहीं लिखी हुई। तो अगर इस चीज को हटाकर अगर r1 पुट कर लिया जाए तो इक्वेशन ई दोबारा मॉडिफाई हो जाएगी। तो अब आपके पास nth रेडियस का फार्मूला आया n स्केयर मल्टीप्लाइड बाय r1। सो दिस इज द क्वांटाइज फार्मूला फॉर द रेडियस इन द हाइड्रोजन एटम। तो स्टूडेंट मैंने नीचे लिख दिया है। अब इस फार्मूले में आप जैसे जैसे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जैसे जैसे वेरी करते जाएंगे तो n के अंदर आने वाली वेरिएशन से हर दफा आपको रेडियस की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। कैसे, इसको ऐसे मैं आपके सामने शेयर करता हूं। इस फार्मूले में अगर मैं n को 1 पुट करता हूं, ये देखें ये मैंने n को 1 पुट किया, n को 1 पुट करेंगे तो r1 का आंसर r1 के इक्वल आ गया। ये तो सिंपल बात है। इसी फार्मूले में अगर मैं 2 पुट करता हूं, 2 पुट करूंगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो r2 का आंसर बनेगा 4r1। तो इसका क्या मतलब है, सेकंड ऑर्बिट का रेडियस पहले ऑर्बिट के रेडियस से 4 टाइम्स ग्रेटर है कि नहीं। अगर मैं थर्ड शेल के लिए, थर्ड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू को 3 पुट करता हूं तो मुझे बताएं थर्ड ऑर्बिट के रेडियस की वैल्यू 9r1 होगी कि नहीं होगी। तो पता लगा जैसे जैसे आप ऑर्बिट या शेल का नंबर चेंज करते जाएंगे, ऑर्बिट या शेल के नंबर को चेंज करने की वजह से आपको रेडियस की डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएंगी। तो मेरा ख्याल है रेडियस की वैल्यूज के डिफरेंट आने को ही क्वांटाइजेशन का नाम दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां तक मैंने आपको यह बात बताने की कोशिश की कि हाइड्रोजन एटम के अंदर रेडियाई को कैसे क्वांटाइज करवाया जाता है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे शेल या ऑर्बिट को चेंज करेंगे, शेल या ऑर्बिट को चेंज करने से हाइड्रोजन एटम के अंदर जो शेल्स या ऑर्बिट हैं उनके रेडियाई अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के अंदर लेकर आएंगे। इन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के अंदर आने की वजह से मुझे कहना पड़ेगा कि मैंने हाइड्रोजन के एटम के अंदर रेडियाई को क्वांटाइज करवा लिया। स्टूडेंट जिस तरीके से मैं आपको बार बार एक बात बता रहा हूं कि क्वांटम मैकेनिक्स के रूल के मुताबिक एवरीथिंग इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, और अब मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने रेडियाई को क्वांटाइज करवाया, बिल्कुल उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटीज को भी मैं क्वांटाइज करवाना चाहता हूं। तो स्टेप को गौर से देखिएगा। आप इस फार्मूले को जानते हैं, दिस फार्मूला इज नोन एज, इस फार्मूले में आपको एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन के बारे में बताया जाता है। क्वांटाइजेशन के रूल की वजह से मैंने इस फार्मूले को ऐसे मॉडिफाई किया। कैसे मॉडिफाई किया, मैंने v और r के साथ n अटैच कर दिया और यहां से मैंने vn की वैल्यू निकाली। ये देखें vn की वैल्यू आपके सामने आई। और अब एक काम करते हैं, हम लास्ट वाले केस में rn की वैल्यू ये कैलकुलेट कर चुके हैं। इस rn की वैल्यू को उठाकर मैं इधर इस्तेमाल करना चाहता हूं तो मैंने सिंस लिख दिया है। सिंस का मतलब होता है जो चीज मुझे ऑलरेडी पहले से पता है। सिंस nth रेडियस की वैल्यू आप प्रीवियस आर्टिकल में निकाल चुके हैं, इस rn की वैल्यू को उठाकर इधर हमने डिनोमिनेटर के अंदर पुट करना है। डिनोमिनेटर के अंदर पुट करेंगे, ये मैंने पुटिंग कर दिया बेटा। कुछ कैंसिलेशंस होंगी, कैंसिलेशन करने के बाद ये nth वेलोसिटी का फार्मूला ये आया आपके सामने। और इस nth वेलोसिटी के फार्मूले को मैंने ऐसे लिखा, रेसिप्रोकल ऑफ n इनटू ब्रैकेट के अंदर 2 पाई के ई स्क्वायर डिवाइड बाय h। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर द nth वेलोसिटी। और अगर इसको क्वांटाइज करना है तो अगर मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 लेता हूं तो इधर 1 लूंगा तो इधर भी 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट शेल के लिए 1/1 जो कि डेफिनेटली 1 के इक्वल ही होता है,
2 पाई के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। और अगर मैं सेकंड शेल की बात करूंगा तो एन की वैल्यू 2 आ जाएगी, थर्ड की बात करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं बेटा, इन तीनों हाईलाइटेड इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, आप जैसे जैसे ऑर्बिट को चेंज करते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटीज भी चेंज होती जाएंगी। तो इसको कहते हैं कि हमने वेलोसिटी को क्या कर लिया, क्वांटाइज करवा लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा आर्टिकल। मैं उम्मीद करता हूं बेटा जितनी बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश की आप इसको लर्न कर चुके होंगे और आपने इस वीडियो लेक्चर को बहुत गौर से और इत्मीनान से सुनना है, और ताकि आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।